गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। ठंडी की वजह से आज पुनः ऑनलाइन क्लास शुरू है, तो आप लोगों से यही प्रार्थना है, निवेदन है कि वीडियो देखने से पहले या देखते समय आप लोग अपना बुक और नोटबुक लेके बैठ जाइएगा। पेन पेंसिल जो भी है अपने पास लेके बैठिएगा, क्योंकि जो काम आपको जिस समय दिया जा रहा है उसी समय अगर करेंगे तो आपके हक में सही रहेगा। तो क्लास 5 हिंदी फर्स्ट आज हम लोगों को पढ़ना है। क्लास 5 में हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 11 क्या पढ़ना है? चैप्टर 11 पढ़ना है, जिसमें अभिकारी शब्द है। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे अभिकारी शब्द किसे कहते हैं। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन और काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे शब्दों को अभिकारी शब्द या अव्यय शब्द कहा जाता है। अभिकारी शब्द के भेद। अभिकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। अभिकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। आप लोग अपनी अभ्यास पुस्तिका खोलेंगे तो आपको सब दिखेगा। वीडियो भी देखिए और वीडियो के अनुसार आप लोग अपनी अभ्यास पुस्तिका को भी पढ़ना प्रारंभ करिए। क्रिया विशेषण, पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है ख संबंध बोधक, ग समुच्चय बोधक, घ विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण आज हमें पहले पढ़ना है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जैसे जंगल में एक कछुआ और एक खरगोश साथ साथ रहते थे। इसमें जो साथ साथ शब्द है ये अभिकारी शब्द है, अव्यय में आता है। वे दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। कछुआ धीरे धीरे चलता था। धीरे धीरे जो है अव्यय शब्द है, अव्यय या अभिकारी। अभिकारी का मतलब होता है कि जिसमें कोई परिवर्तन न हो। किसके कारण? लिंग, वचन और काल के कारण। और खरगोश तेज दौड़ता था। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द की क्रिया विशेषता बता रहे हैं। रंगीन शब्द हैं वो किसकी विशेषता बता रहे हैं? क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि कछुआ धीरे धीरे चल रहा है। तो चलना क्या है? चलने उसकी कछुआ की विशेषता क्या है? वह धीरे धीरे चलता है। खरगोश दोनों साथ साथ, तो साथ साथ क्या है? चलने की विशेषता है कि दोनों साथ साथ चलते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो अभिकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हिरण बहुत तेज भागता है, तो उस जो भागना शब्द है क्रिया है, भागता है, तो कैसे भागता है? बहुत तेज भागता है। ये क्रिया की विशेषता क्या है? बहुत तेज भागना। तो ये क्रिया विशेषण शब्द है, इसे हम अभिकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो आइए हम पहला पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। अभिकारी शब्द कितने होते हैं? 4 होते हैं, जिसमें क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब इसमें 4 में से हम एक पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब इसमें से हमें पढ़ना है पहले स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या पढ़ना है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण पढ़ना है। पहला है क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। पहला है स्थानवाचक, स्थानवाचक
वाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फोर्थ वन है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। हमें पढ़ना है इसमें से स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या पढ़ना है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण पढ़ना है। तो ध्यान से आप लोग अपनी अभ्यास पुस्तिका में देखिए कि किस शब्द का कैसे उच्चारण किया जा रहा है और उसको समझना भी है। जो शब्द क्रिया की स्थान या दिशा संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे निकट, पास, भीतर, बाहर, यहाँ, वहाँ, जहाँ, ऊपर, नीचे, इधर, उधर, दाएं, बाएं, इस ओर, उस ओर, आगे, पीछे आदि। ये शब्द जो है क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे हमें कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। पिताजी बाहर जा रहे हैं, तो पिताजी कहाँ जा रहे हैं? बाहर। तो जो क्रिया, जिस क्रिया शब्द से स्थान का बोध हो, दिशा संबंधी विशेषता का बोध हो, उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण में क्या है? जो शब्द क्रिया के होने या क्रिया के करने के समय का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। काल का बोध हो, समय का बोध हो। काल का दूसरा नाम समय होता है। कभी कभी, हमेशा, आजकल, परसों, प्रातः, सायं, पहले बार, जब, तब, अब, तत्पश्चात, लगातार, प्रतिदिन आदि। जैसे हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, तो इसमें किसका बोध हो रहा है? समय का बोध हो रहा है। पढ़ने की विशेषता इसमें समय के बोध से कराया जा रहा है। हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। असहाय लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा आपका है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति में तरीका। जो शब्द क्रिया के होने के रीति या तरीके का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, तेज, ध्यानपूर्वक, शीघ्रतापूर्वक, चुपके चुपके, झटपट, हंसकर, कृपया, नहीं, न, नहीं, मत, तो भी आदि। ये सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, तो घोड़े के दौड़ने का तरीका क्या है? तेज है। मधु ध्यानपूर्वक पढ़ रही है, तो ध्यानपूर्वक क्या है? क्रिया की विशेषता है, यानी ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के नाम, तौल, मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इन्हें जैसे इतना, उतना, कितना, जितना, कम, बहुत, कुछ, थोड़ा, अत्यंत, केवल, थोड़ा सा आदि। ये शब्द जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। जैसे सुशील तरबूज बहुत खाता है। गिलास में दूध आधा भरा है, ते मात्रा बता रहे हैं, तो इसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हम कहेंगे। ये आपका था अविकारी शब्द का पहला
क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के 4 भेद जो हमने पढ़ा दिया आप लोगों को। अब हमें पढ़ना है उसमें से दूसरा संबंध बोधक। ख है संबंध बोधक। तो संबंध बोधक भी आप लोग देखिए, संबंध बोधक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता के साथ, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। कुछ संबंध बोधक व उनसे बने वाक्य इस प्रकार है जो नीचे दिया हुआ है। के सामने, के पीछे, के आगे, के भीतर, के बिना, के आगे, के पीछे, की ओर, के मारे, के साथ, के कारण आदि, ये जो है संबंध बोधक है जो संबंधों को बताते हैं। जैसे मेरे घर के सामने मेरा विद्यालय है, तो विद्यालय किसके सामने है? मेरे घर के सामने है, तो संबंध को बता रहे हैं। जैसे मंदिर के सामने बहुत सी दुकानें हैं, गांव के बाहर एक गहरा कुआं है, पेड़ के नीचे गड्ढा है, मेरा गांव शहर के पास है। तो इस तरह से ये संबंध बताने वाले जो शब्द अभिकारी शब्द होते हैं उन्हें हम संबंध बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द है के सामने, के बाहर, जिसमें कोई परिवर्तन लिंग वचन के कारण कोई इसमें परिवर्तन, काल लिंग और वचन के कारण इन सब अव्यय शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर स्त्रीलिंग के लिए है, भूतकाल के लिए है, भविष्य काल के लिए है, वर्तमान काल के लिए है, तो के सामने है तो के सामने ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम इसे अविकारी शब्द कहते हैं। तो हमारे पाठ 11 में जो अविकारी शब्द है आपको पहले बता दिया गया है कि लिंग वचन और काल के कारण जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। जिसमें पहला था क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 4 भेद हमने बता दिया आप लोगों को। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हमको पढ़ना है संबंध, उसको भी बता दिया है कि के सामने, के बाहर, के भीतर, ये संबंध बताने वाले जो अविकारी शब्द हैं ये संबंध बोधक कहलाते हैं। ग है समुच्चय बोधक। ग क्या है? समुच्चय बोधक है। आपको अपने बुक में वीडियो देखने के साथ साथ बुक में भी देखते रहना है। समुच्चय बोधक में 2 या 2 से अधिक शब्दों, वाक्यों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक तथा योजक शब्द कहलाते हैं। या तो 2 शब्द हों, या 2 पद हों, 2 वाक्य हो, या 2 उपवाक्य हों, इनको जोड़ने वाले जो अव्यय शब्द होते हैं वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे और राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भाई थे। इसमें और क्या है? समुच्चय बोधक है। और इसलिए, क्योंकि, अथवा, अन्यथा, या, यदि, अतः, परंतु, इसलिए, ये शब्द जो होते हैं ये अव्यय शब्द जो है समुच्चय बोधक कहलाएंगे। जो हमारे शब्दों को जोड़ते हैं, वाक्यों को जोड़ते हैं, उपवाक्यों को जोड़ते हैं, इन्हें हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं या योजक शब्द कहते हैं। योजक मीन्स 2 शब्दों को जो मिलाने वाले चिन्ह होते हैं उसे हम योजक शब्द कहते हैं। जैसे दिया है कि कृष्ण तथा बलराम ने राक्षसों को मारा। तथा क्या है? समुच्चय बोधक शब्द है। पिंकी एवं ऋतु झूला झूलती है। एवं क्या है? समुच्चय बोधक शब्द है। तो इस पर आप लोगों को ध्यान देना है कि संबंध बोधक शब्द अव्यय कौन से हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कौन से हैं। जो हमारे शब्दों, वाक्यों, उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। विस्मय आदि बोधक क्रिया विशेषण में है विस्मय आदि बोधक, अविकारी में है विस्मय आदि बोधक। खुशी, दुख, आश्चर्य, प्रशंसा, घृणा इत्यादि भावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मय आदि बोधक शब्द कहलाते हैं। शब्द जो दिया है शाबाश, भाई वाह, बहुत सुंदर, छी, थू, थू, हट आदि, ये क्या है? विस्मय आदि बोधक है। इन
विस्मयादिबोधक शब्दों से ये हमें आभास हो जाता है, इससे ये हमें तो पता चलता है कि हमें यहाँ हर्ष प्रकट किया जा रहा है, दुख प्रकट किया जा रहा है, प्रसन्नता प्रकट किया जाता है या घृणा का भाव प्रकट किया जाता है। जैसे भाई वाह तुमने तो कमाल कर दिया, इससे ये कौन से शब्द हैं? शाबाशी के शब्द हैं। छी यह कमरा कितना गंदा, इसमें क्या है? घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। वाह प्रसन्नता का भाव हो रहा है। अरे ओह आदि आश्चर्य का भाव इसमें प्रकट हो रहा है। अरे तुम आ गए, हाय बाप रे बाप, भय, इसमें भय का बोध हो रहा है। शोक, हाय आह आदि, हाय अब मैं क्या करूं, ये शोक का है। परेशानी पीड़ा, उफ ओह, जब हम परेशानी का भाव प्रकट करते हैं तो क्या करते हैं? उफ या ओह बोलते हैं। चेतावनी, जब किसी को सावधान करना होता है कहते हैं खबरदार, सावधान, होशियार आदि। संबोधन, अरे अजी हे आदि, जैसे अरे आप कब आए? विपत्ति, हे भगवान सारी फसल नष्ट हो गई। इन वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग करने के बाद उसके आगे विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगाना जरूरी होता है। इसी चिन्ह से विस्मयादिबोधक शब्दों की पहचान होती है। यही विस्मयादिबोधक चिन्ह है, जिसमें विराम चिन्ह में आपको बताया गया है कि कौन से कौन चिन्ह होते हैं। ये विराम होता है, विस्मयादिबोधक होता है, ये प्रश्नवाचक होता है, ये अल्पविराम होता है, ये आपका अर्धविराम होता है, ये इकारे उद्धरण चिन्ह होता है, ये दोहरे उद्धरण चिन्ह होता है। जो विराम चिन्ह में आपको बताया गया है, नहीं बताया गया अगर अगले लेसन में विराम चिन्ह आता है तो विराम चिन्ह बताया जाएगा। कि विस्मय का भाव प्रकट करने के लिए हम इसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसमें दिया है, कुछ विशेष दिया है। विशेष को तो आप लोग को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि पूरे पाठ से जो निकलता है निष्कर्ष वो विशेष में दिया जाता है। इस तरह स्थानवाचक क्रिया की पहचान करने के लिए कहाँ किधर जैसे प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करने के लिए कब प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करने के लिए कैसे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करने के लिए कितना प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ हो तो ये संबंध बोधक होते हैं, परंतु जब ये क्रिया की विशेषता बताएं तो ये क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण भीतर चलो, चलने की क्रिया कैसी है? भीतर। संबंध बोधक, दुकान के भीतर चलो। इसमें क्या कह रहा है कि संज्ञा सर्वनाम के साथ हो तो ये संबंध बोधक है और क्रिया के साथ है तो क्रिया विशेषण हो जाएंगे। तो दिए गए प्रश्नों के जो उत्तर हैं आपकी अभ्यास पुस्तिका में दिया हुआ है। पाठ हमने पढ़ाया है। इस पाठ 11 को आप लोगों को पूरा कर लेना है गृह कार्य में। अब गृह कार्य या कक्षा कार्य जो भी है आप लोगों का घर पे ही करना है। आपको जो भी बताया जा रहा है समय से उसको पूरा कर लेना है। अब यहाँ दिया है क्रिया विशेषण शब्द छांटकर उनके भेद लिखिए। क्रिया विशेषण शब्द छांटकर उनके भेद लिखिए। जैसे मैं भीतर सोता हूँ तो भीतर क्या स्थानवाचक क्रिया विशेषण है और भीतर इसमें जो है क्रिया विशेषण है। वह लड़का अचानक गिर गया तो अचानक क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ से वह वहाँ कब तक? यहाँ से वहाँ तक बिल्कुल सूखा है। यहाँ वहाँ कौन सा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? आप कहाँ जा रहे हैं? इसमें कहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। नीलम अभी आने वाली है, अभी जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है। कोष्ठक से सही समुच्चय बोधक शब्द छांटकर खाली जगह भरिए। अचानक बादल आए
बादल घिर आए और बरसात होने लगी। वह चला गया अन्यथा मार खा जाता। सुरेश झूठा नहीं बल्कि चोर भी है। ललिता ने मेहनत तो की परंतु अच्छे अंक न आ सके। स्कूटर से जाओ या साइकिल से, परंतु जल्दी पहुंचो। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, उस ऑप्शन में से जो शब्द बोला जा रहा है उस शब्द को सुनिए और सही जगह में आप लोगों को ये बुक में ही भरना है। कॉपी में सिर्फ आप लोगों को प्रश्नोत्तर ही लिखना है, बाकी एक्सरसाइज का पार्ट है जो एक्सरसाइज बुक में ही कंप्लीट करना है, वो भी पेंसिल से करना है। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विस्मयादिबोधक शब्द लगाए। वाह कितना सुंदर बगीचा है। उफ कितनी गर्मी है। हाय सारा दूध गिर गया। वाह आपने तो हद कर दी। शाबाश इसी तरह मेहनत करो। तो वीडियो को देखते हुए एक्सरसाइज को भर लेना है। नीचे दिए गए शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग किए। कभी कभी ज़्यादा छी परंतु अजी, इसको अपने मन से आप लोग भर लेंगे, नहीं तो जब पीडीएफ जाएगा तो पीडीएफ से आप लोग इसको कर लीजिएगा। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण क्या है? प्रतिदिन है। धर्मात्मा लोग कभी असत्य नहीं बोलते। वाक्य में कवि शब्द क्या है? कालवाचक है। बालक जोर जोर से हंसते हैं। वाक्य में जोर जोर शब्द कौन सी क्रिया है? रीतिवाचक है। जो शब्द घृणा, खुशी, दुख, भय इत्यादि के भाव को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक कहते हैं। जो शब्द दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। तो हमारा पाठ्यक्रम आज का यही समाप्त होता है। अतः आप लोगों को पाठ 11 अविकारी शब्द पढ़ा दिया गया। अविकारी का मतलब यही होता है कि लिंग, काल, वचन के कारण जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। जो पढ़ा दिया गया हमारा आज का पाठ्यक्रम यही समाप्त होता है। और जो भी आपको बताया गया है वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए। जो नहीं समझ में आता है उसको पूछिए भी आप लोग। और एक्सरसाइज को जो है बुक में लिखना है, प्रश्नोत्तर सिर्फ आप लोगों को कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।